हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। कई बुक्स में बेटा ये कलेक्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर का ही हिस्सा है, कई बुक्स में ये आपको अलग से एक चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जैसा भी है सिलेबस तो सेम ही है, टॉपिक सेम ही है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में कराऊंगी। अभी तक हमने जो है कलेक्शन ऑफ डेटा तक सारा कर लिया था। कलेक्शन ऑफ डेटा मैंने दो पार्ट्स में कराया था, डिटेल में मैंने समझाया था। ठीक है, आज से हमें टॉपिक करना है सेंसस एंड सैंपल मेथड के बारे में। एक ही लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। सो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट वगैरह है ना, टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं हमारा सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो बेटा सेंसस का क्या मतलब होता है, सैंपल का क्या मतलब होता है? देखो, इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मींस द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स अबाउट व्हिच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ईच यूनिट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज आइटम। देखो बेटा, मान लेते हैं मेरी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। तो ये जो 100 के 100 बच्चे हैं, अगर मैं टोटल बोलूं तो ये टोटल क्या है, मेरी पॉपुलेशन है। ईच बच्चा जो मेरी क्लास का है, ईच बच्चे को मैं क्या बोलूंगी, आइटम बोलूंगी। ठीक है जी। तो अगर मेरी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं तो मेरी पॉपुलेशन कितनी है, 100। और कितनी आइटम्स हैं पॉपुलेशन में, 100 आइटम्स हैं। ठीक है, ईच जो भी स्टूडेंट है मैं उसको आइटम यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, सेंसस मेथड क्या कहता है? सेंसस मेथड इज द मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन की हर एक आइटम का डाटा जब मैं कलेक्ट करूंगी तो फिर उसको मैं सेंसस मेथड बोल सकती हूँ। रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, अच्छा जो टोटल पॉपुलेशन है उसी को आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, उसकी हर एक आइटम से जब मैं डाटा कलेक्ट करूं तो मैं उसको सेंसस मेथड बोलूंगी। यानी अगर मेरी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं तो मैं हर एक बच्चे से डाटा अगर कलेक्ट करूं, टोटल 100 के 100 बच्चों से अगर मैं डाटा कलेक्ट करूं तो वो मेरा सेंसस मेथड कहलाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं बड़ी आलसी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यार 100 बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं, 100 बच्चों से मैं डाटा नहीं कलेक्ट कर सकती, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो मैं 100 बच्चों से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, मैं क्लास के 10 बच्चों के पास गई, 10 बच्चों से मैंने डाटा कलेक्ट करा और मैंने सोचा अगर क्लास के 10 बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब बाकी की क्लास भी वैसा ही बोल रही होगी। तो 10 बच्चों के बेसिस पे मैंने सबके लिए फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया। तो मैं क्या यहाँ पर कर रही हूँ, सैंपल ले रही हूँ कि सिर्फ 10 बच्चों का सैंपल लिया और मुझे लगा अगर 10 बच्चों ने ऐसा बोला है बाकी भी यही बोलेंगे, तो मैंने बस एक छोटे से सैंपल से डाटा कलेक्ट करा है और सोचा कि बाकी सबका भी सेम ही रिस्पॉन्स होगा। तो अगर मैं सबसे डाटा कलेक्ट करूं, पूरी पॉपुलेशन से, वो है सेंसस मेथड। लेकिन अगर थोड़े से लोगों से डाटा कलेक्ट करूं, वो है सैंपल मेथड की छोटा सा सैंपल हमने लिया है। ठीक है, अच्छा, अब सेंसस मेथड कहाँ पे सूटेबल है? सेंसस मेथड कहाँ सूटेबल है? जहां पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा है। आप सोचो ना, अगर पॉपुलेशन में करोड़ों लोग हैं तो मैं करोड़ों लोगों का सेंसस नहीं करा सकती। सरकार भी 10 सालों में एक बार सेंसस कराती है ना? तो सेंसस करवाना हर दूसरे दिन पॉसिबल नहीं होता बड़े साइज ऑफ पॉपुलेशन में। अगर छोटी सी पॉपुलेशन है कि चलो 100 ही बच्चे हैं तो फिर भी सेंसस मेथड पॉसिबल है। डाइवर्स आइटम्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, कहते हर आइटम अलग है, हर आइटम डाइवर्स है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि 10 बच्चों का सैंपल लिया और सोचा कि बाकी 90 बच्चे भी सेम ही बोल रहे होंगे। नहीं, हर बच्चा अगर डाइवर्स हो, हर बच्चा बहुत डिफरेंट हो, तो सैंपल नहीं लिया जा सकता, फिर आपको हर एक इंडिविजुअल आइटम से पूछना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अगर मुझे बहुत इंटेंसिव, बहुत इन डेप्थ एक्सटेंशन में, बहुत इन डेप्थ मुझे इंटरव्यू लेना है, बहुत इन डेप्थ मुझे एग्जामिनेशन करनी है, तो मुझे सेंसस मेथड का यूज करना पड़ेगा। हर एक बच्चे से, हर एक आइटम से ओरिजिनल डाटा लेना पड़ेगा। अगर मुझे एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो सेंसस मेथड चाहिए, क्योंकि सेंसस मेथड में सबसे पूछ रही हूँ, तो फिर एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा होगी। मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत कॉस्टली है, बहुत लोग चाहिए और लार्ज इन्वेस्टिगेशन में पॉसिबल नहीं है। पर मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट्स वही है कि एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, बायस्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पूछ रहे हो तो सबसे ही
पूछ के जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो बायसनेस नहीं है। इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एग्ज़ामिनेशन आप कर रहे हो, ईच एंड एवरी पर्सन से पूछ रहे हो। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चे के, हर आइटम के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता चलेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सेंसस मेथड से ही होगी, ठीक है? अगर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो भी आप सेंसस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा मेरा आता है सैंपल मेथड। अब सैंपल मेथड क्या है कि मैंने सबसे नहीं पूछा, ठीक है? सैंपल मेथड में मैंने सबसे नहीं पूछा, एक सैंपल ले लिया छोटा-सा, सिर्फ उन्हीं से डाटा कलेक्ट करा। The sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population from for examination and conclusion are drawn on their basis. पूरे population में से छोटा सा sample लिया अपने एग्जामिनेशन के लिए और उस सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन को मैंने ड्रॉ किया, कंक्लूजन निकाला सिर्फ उस छोटे से सैंपल के बेसिस पे, ठीक है ना? इसको मैंने सैंपल मेथड बोला। अगर मेरी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो मुझे सैंपल ही लेना पड़ेगा, मैं पूरी पॉपुलेशन से नहीं पूछ सकती। कोई भी अगर ब्रांड है, उस ब्रांड को मतलब जानना है कि कस्टमर को उसका प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो ब्रांड सारी पॉपुलेशन से नहीं पूछ सकता। वो कुछ क्या कहते हैं 10, 50, 100, 1000 लोगों से पूछेगा, दैट्स इट। तो वो सैंपल ही ले सकता है। हमें ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा रिलायबिलिटी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा डाइवर्स आइटम्स भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारा सेम ही है, सबको सेम ही प्रोडक्ट हमने ट्राई कराया, है ना? तो मैं करोड़ों लोगों से क्या पूछूँ, हज़ारों से पूछ लेती हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि लोगों को कैसा लग रहा है मेरा प्रोडक्ट, सही बात है। व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, मतलब मोस्टली सबका सिमिलर ही होगा ना। अगर तुम सारी लड़कियों को सनस्क्रीन ट्राई कराओगे, है ना, तो कितने ही डिफरेंट ओपिनियन आ जाएंगे, 1000 लोगों से पूछ लो, जितने भी डिफरेंट ओपिनियन आने होंगे वो बता देंगी लड़कियां, है ना? अब ये लड़कियां सारी सिमिलर हैं मोस्टली, चलो स्किन भी इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो इंडियन स्किन टोन है, इंडियन सब कुछ है। तो अगर किसी ब्रांड को अपने कस्टमर से पूछना है कि सनस्क्रीन कैसी लगी, वो पूरे देश से नहीं पूछ सकते, वो कुछ 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों से पूछेंगे, वो सैंपल लेंगे, उस सैंपल के बेसिस पे अपनी सनस्क्रीन को प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल, ठीक है? मेरिट्स क्या हैं? बहुत सस्ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है? लार्ज इन्वेस्टिगेशन अगर तुम्हें करनी है, तो छोटे से सैंपल के बेस पे बहुत बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन तुम कर सकते हो, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, मतलब आसान है ना ये सैंपल लेके करना। साइंटिफिक भी है कि तुम क्या कर रहे हो, छोटा सा सैंपल ले रहे हो और सोच रहे हो बाकी भी यही सोचते होंगे, क्यों सब पे टाइम वेस्ट करना, थोड़े से लोगों से तुम्हें पता चल जाएगा आंसर, ठीक है? डीमेरिट्स क्या है? पार्शियल है। अब सोचो तुमने सैंपल में वही लोग लिए जो तुम्हें अच्छे लगते थे। क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। तुमने सोचा सैंपल ले लेता हूँ। सैंपल में तुमने उठाए 10 बेस्ट बच्चे। ये तो फिर पार्शियलिटी हो गई, है ना? टॉप 10 बच्चों को मत उठाओ, रैंडमली कोई भी 10 बच्चों को उठाना चाहिए। तो पार्शियलिटी हो सकती है। कई बार गलत कंक्लूजन भी आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि ये 10 बच्चे जो कह रहे हैं, बाकी के 90 बच्चे भी वही बोलेंगे। तो गलत कंक्लूजन हो सकता है। सैंपल कैसे सिलेक्ट किया जाए, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? सैंपल को फ्रेम कैसे किया जाए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कई बार चाहिए होती है, तो वो नॉलेज कई बार नहीं होती है, ठीक है? तो सैंपल को सिलेक्ट करना, फ्रेम करना, ये बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम आगे समझते हैं कि सैंपल हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या-क्या अलग-अलग तरीके हो सकते हैं सैंपल मेथड यूज करने के, ठीक है? तो एक सैंपल में क्या-क्या जरूरी है? सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो, सैंपल जो है पूरे यूनिवर्स की हर एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सैंपल जो है ऐसा होना चाहिए जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी पूरे यूनिवर्स के साथ मेल खाती हो, ठीक है? सैंपल इंडिपेंडेंट हो, सैंपल किसी भी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब कि मैंने सैंपल में लिया, लेट्स से 10 बच्चे लिए, पर उस 10 में से जो एक बच्चा था, वो रोने लग गया कि मैं तो तभी आऊंगा जब मेरे साथ मेरे भाई को भी लेकर आओगे। तो ये डिपेंडेंट है ये बच्चा अपने भाई के ऊपर। आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आपको हर बच्चा ऐसा चाहिए जो इंडिपेंडेंटली अपने आप आके सैंपल देने को तैयार है। होमोजीनियस होना चाहिए, सिमिलर चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आपका जो है पूरा 100 के 100 बच्चे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, अलग-अलग देशों के हैं, अलग-अलग लैंग्वेज के हैं, 100 के 100 बच्चे एकदम अलग हैं, वो नहीं होना चाहिए। सिमिलर चीजें जब होंगी तभी सैंपल मेथड वर्क करेगा, ठीक है? एंड एडिक्वेट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। अगर मैं 10,000 लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, सिर्फ 2 लोगों से पूछ रही हूँ और सोच रही हूँ इन दोनों ने ऐसा बोला है, बाकी के 10,000 भी ऐसा ही बोलेंगे। दिस इज़ नॉट एडिक्वेट। अगर 10,000 लोगों के बारे में जानना है, तो कम से कम सैंपल में 100, 200, 500 लोग तो होने चाहिए,
2 लोग थोड़ी ना सैंपल में होंगे, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंपल होना चाहिए। एक अकेले बच्चे से पूरी क्लास के बारे में नहीं पूछ सकते, है ना? क्लास के कुछ एक सर्टेन परसेंटेज 2, 4, 5, 10% लोग तो होने चाहिए सैंपल में, ठीक है? चलिए, अगला मेरे पास आता है सैंपलिंग के अलग-अलग मेथड। तो सैंपलिंग में हमारे रैंडम सैंपलिंग मेथड है और नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है। रैंडम में ये 2 हैं, बाकी ये सारे नॉन रैंडम हैं। इन सभी सैंपलिंग मेथड्स के बारे में हमें एक-एक करके पढ़ना है। पहला है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मतलब रैंडमली किसी का भी नाम आ जाएगा भैया, कोई भी बंदा हो, किसी का भी नाम उठा के हम दे देंगे, एकदम रैंडम है। एकदम रैंडम है, लॉटरी है, लक बेस्ड है, ठीक है? इज दैट मेथड of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected। ठीक है, हर एक आइटम के आने के इक्वल चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई शर्त नहीं रख रही, मैं कोई इफ कोई बट नहीं रख रही, मैं सिंपली किसी को भी आंख बंद करके उठा रही हूँ। लॉटरी बेस्ड है, लक बेस्ड है, तो सबके आने के चांसेस इक्वल ही हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं रैंडम सैंपल की बात करूं तो रैंडम सैंपल में मेजरली मेरे 2 मेथड्स आते हैं। एक होता है मेरा लॉटरी मेथड और दूसरा होता है मेरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का, ठीक है? जिसको मैं टिपेट्स टेबल भी बोल सकती हूँ, जिसको मैं टिपेट्स टेबल भी बोल सकती हूँ। सबसे पहले अगर मैं लॉटरी मेथड की बात करूँ, तो लॉटरी मेथड तो बेटा बिल्कुल रैंडम हो गया कि मेरे सामने पूरी क्लास बैठी है, 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, ठीक है? मैंने पूरी क्लास में बोला कि बेटा आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है बाहर जाके डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए, वो बच्चा हैंड रेज़ करे। कोई भी रैंडम 3 बच्चों ने हैंड रेज़ कर दिया, मैंने उन 3 बच्चों को उठा के भेज दिया। दिस इज टोटली अ लॉटरी मेथड। मैंने कोई भी शर्त नहीं रखी, मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने कोई भी रैंडम 3 बच्चे सिलेक्ट करे, उन तीनों को मैंने उठा के भेज दिया। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कहीं पे कोई बायस नहीं था, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कितने मार्क्स, क्या नहीं। टोटली रैंडम किसी भी बच्चे को उठाया और भेज दिया, इसमें कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास। टोटली लॉटरी के बेस पे, लक के बेस के, टीचर ने किसी को भी सिलेक्ट किया, उठा के भेज दिया। दूसरा मेरे पास आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, जिसको मैं टिपेट्स टेबल भी बोलती हूँ। इस टेबल में कुछ 40,000 पता नहीं 42,000 इतने कुछ नंबर्स इस टेबल में होते हैं। ये पूरा बहुत ही ज्यादा बड़ा टेबल है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है ना? अनगिनत इसमें नंबर लिखे हुए हैं, कुछ 40,000 से ज्यादा नंबर इस टेबल में लिखे हुए हैं। आप रैंडमली आंख बंद करते हो, किसी भी एक नंबर को उठा लेते हो। उस नंबर पे जिस भी बच्चे का नाम होगा, जो भी आइटम होगी उस नंबर पे, उस आइटम को तुम अपने सैंपल का हिस्सा बना दोगे। इसको तुम बोलते हो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स या फिर टिपेट्स टेबल, ठीक है? तो ये तो हो गई मेरी क्या, रैंडम सैंपलिंग। फिर मेरी आती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब नॉन रैंडम सैंपलिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपने आंख बंद करी और किसी को भी उठा दिया, जी नहीं। ये लक बेस्ड नहीं होगा। इसमें आपने कुछ ना कुछ शर्तें रखी होंगी, उन शर्तों के हिसाब से ही आप सैंपल चूज करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आंख बंद किया, किसी को भी उठाया और सैंपल में डाल दिया, नहीं। इसके अंदर तुम्हारी कुछ शर्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला तरीका हो सकता है पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग मतलब मेरे दिमाग में कोई एक पर्पज है, पर्पज मतलब मेरे दिमाग में कोई एक गोल है, मैं उस गोल के हिसाब से ही सैंपल क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दिमाग में गोल है कि मेरे को ना डांस करवाना है और डांस में ना लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो एक काम करती हूँ, सारी ना लड़कियों को ही उठा के भेजती हूँ और मैंने सिर्फ लड़कियों को ही सिलेक्ट किया अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अपने पर्टिकुलर गोल के लिए। तो मैं बायस हो गई ना, ये रैंडम नहीं था, लड़के तो आ ही नहीं सकते थे, ये नॉन रैंडम था कि सिर्फ लड़कियों को ही जानबूझ के मैंने सिलेक्ट किया। मेरी शर्त थी कि वो एक लड़की ही होनी चाहिए जिसको मैं सैंपल में सिलेक्ट करूंगी, ठीक है ना? सो पर्पजिव सैंपलिंग में मेरा एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर गोल होता है, उस गोल के हिसाब से ही मैं सैंपल में कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही डालूंगी। दूसरी आती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में मैं क्या करती हूँ, लेट्स से मेरी टोटल मेरी क्लास, मेरे स्कूल में क्लास 10th के टोटल लेट्स से 300 बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, सेक्शन अलॉट कर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 100 बच्चे इसमें डाल दिए, 100 बच्चे इसमें डाल दिए, 100 बच्चे इसमें डाल दिए। तो मैंने क्या किया, मेरा जितना भी टोटल पॉपुलेशन था, पहले मैंने उस टोटल पॉपुलेशन से क्या करे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, या मैं बोलूं अ बेटर वर्ड, मैंने छोटे छोटे स्ट्रेटास बना दिए। मैंने छोटे-छोटे क्या बना दिए, स्ट्रेटास बना दिए, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे टोटल पॉपुलेशन को मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मैंने स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन को। अब मैं क्या करूँगी, हर एक स्ट्रेटा में से कुछ बच्चों को जो है सैंपल में
डाल दूंगी। लेट्स से 5 बच्चे इसमें से डाल दिए, 5 बच्चे इसमें से डाल दिए, 5 बच्चे इसमें से डाल दिए, कि पहले मैंने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में डिवाइड किया और फिर 5 यहां से सिलेक्ट कर लिए, 5 यहां से, 5 यहां से, ठीक है। अब ये भी रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लो मैं इसी में से 15 बच्चे सिलेक्ट करती, तो क्या पता वो सारे 15 बच्चे वो वाले होते जो सारे सेक्शन ए में होते, या सारे सेक्शन बी वाले आ जाते, या सारे सेक्शन सी वाले। मैंने पहले ग्रुप्स बनाए, फिर हर एक ग्रुप में से कुछ कुछ बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने लिमिट लगा दी कि मेरे को टोटल 15 बच्चे चाहिए, तो आप एक काम करिए, हर एक स्ट्रेटा में से 5-5 बच्चे उठा लाइए, 5-5 बच्चों को सैंपल में डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गई स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। पहले ग्रुप बनाओ, फिर हर ग्रुप में से सैंपल में आइटम सिलेक्ट करो। अच्छा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसा ही एक और होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्लस्टर सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसा ही होता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करती हूँ, मेरी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको पहले फिर से ग्रुप्स में डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप्स को क्या बोल दूंगी, क्लस्टर बोल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दूंगी, ग्रुप्स को मैं क्लस्टर बोल दूंगी। मैंने टोटल पॉपुलेशन को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया, ए, बी और सी। और फिर क्या करूंगी, सारी की सारी आइटम्स किसी एक ही क्लस्टर में से उठा लूंगी। ऐसा नहीं कि 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, नहीं, किसी एक क्लस्टर को पूरे के पूरे को उठा के सैंपल के अंदर डाल दूंगी, बाकी दोनों को उठाऊंगी ही नहीं, बाकी दोनों को सैंपल में डालूंगी ही नहीं। तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या कर रही हूँ, पहले ग्रुप्स बनाया, फिर एक पूरे का पूरा एक ग्रुप उठा लिया, बाकी दोनों को इग्नोर कर दिया। पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में पहले ग्रुप्स बनाए, फिर हर ग्रुप में से कुछ कुछ लोगों को उठा के सैंपल में डाल दिया। ये हो गया मेरा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आती है मेरी सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। सिस्टेमैटिक सैंपलिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं लाइन में ऑर्डर वाइज सबको खड़ा कर देती हूँ, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में मैं ऑर्डर वाइज सबको खड़ा कर देती हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे ही 11 से लेके 20 तक, फिर ऐसे ही 21 से लेके 30 तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं सबको लाइन में खड़ा कर देती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ कि हर वो बंदा जो 4 के टेबल पे खड़ा है वो आ जाए। तो पहले 4 वाला आएगा, फिर 8 वाला आएगा, फिर यहाँ पे 12 वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 16 वाला आ जाएगा कहीं पे, फिर 20 आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या मैं बोलती हूँ एवरी 10th पर्सन कम आउट, तो 10 20 30 40 वाले आ जाएंगे। या मैं बोलती हूँ एवरी 5th पर्सन कम आउट, तो फिर 5 10 15 20 ये लोग आ जाएंगे। या मैं बोलती हूँ एवरी पर्सन स्टैंडिंग ऑन इवन नंबर कम आउट, तो 2 4 6 8 सारे इवन नंबर वाले बाहर आ जाएंगे, उनको मैं सैंपल में डालूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नंबर रख रही हूँ n, एवरी nth पर्सन कम आउट, एंड मैं उसको अपने सैंपल का हिस्सा बना दूंगी। इसको मैं सिस्टेमैटिक सैंपलिंग बोलती हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हारे कॉलेज में कोटा होता है, जैसे तुम्हारे कोटा होता है ना कॉलेज के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी कोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कॉलेज में टोटल 1000 सीट है, तो तुम बोलते हो ना कि 1000 में से 200 सीट ही है अनरिजर्व्ड। 1000 में से एक्चुअल में 200 सीट ही अनरिजर्व्ड है। एसआरसीसी में ऐसा ही होता है। एसआरसीसी में तुम कहते हो कि 98 की कट ऑफ जाएगी, है ना, 99 की कट ऑफ जाएगी। अब चलो सीयूईटी है तो फिर से आप लगा लो 800 में से 720 730 की कट ऑफ जाएगी एसआरसीसी की, ठीक है। या 1000 में से 920 930 की कट ऑफ जाएगी। पर वो कट ऑफ सिर्फ जनरल बच्चों के लिए होती है। और जनरल बच्चे कितने होते हैं, अनरिजर्व्ड बच्चे कितने होते हैं, 1000 में से 200 से 300 बच्चे होते हैं अनरिजर्व्ड। एक्चुअल ट्रूथ तो ये है, एसआरसीसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए 600 से 700 बच्चे कैटेगरी वाले होते हैं जिनके लिए रिजर्वेशन होती है, ठीक है ना। अनरिजर्व्ड कितना, आई थिंक 30% होगा, 33% होगा, ठीक है। तो 1000 में से 300 बच्चे लगा लो अनरिजर्व्ड, जिनके लिए कट ऑफ कितनी गई, 98% 99%, 100%। बाकी सारी 600 सीटें 700 सीटें रिजर्व्ड हैं, उनके लिए कट ऑफ कितनी जाती है, बहुत कम जाती है। इतनी कम जाती है 90% तक कई बार कट ऑफ जाती है कई कई कैटेगरीज में, ठीक है। 90% 92% 93% यहाँ पे कट ऑफ जाती है। सो एक्चुअल में वहां भी 1000 में से सिर्फ 300 बच्चों की ही हाई कट ऑफ है, बाकी सबकी रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन में सबकी लो कट ऑफ है एसआरसीसी के अंदर भी। ये सच है हमारे देश का कोटास का, ठीक है। तो कोटा है भैया हर जगह पे। तो कोटा क्या है, कोटा के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो भी टोटल है उसमें से कुछ सीट्स को आप रिजर्व कर रहे हो कुछ स्पेशल लोगों के लिए, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पे कोटा सैंपलिंग बोल रही हूँ, कि मैंने बना दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैंने बोला मुझे चाहिए टोटल 15 लोग, पर मैंने सेक्शन ए को एक कोटा दे दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे को ना सेक्शन ए को कोटा देना है कि सेक्शन ए में से मेरे को 8 बच्चे चाहिए।
तो मेरे 8 बच्चे तो सेक्शन ए के रिजर्व हो गए। बाकी जो बच्चे बचे, वो तुम यहाँ से लेके आओ या यहाँ से लेके आओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर 8 बच्चे कोटा वाले हैं, सेक्शन ए में से आएँगे। तो इसको मैंने एक फिक्स्ड कोटा दे दिया। इसको मैंने बोल दिया कोटा सैंपलिंग, ठीक है? दूसरा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अगला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग सबसे आसान है कि जो बंदा सैंपल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो बंदा सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम सैंपल ले लो। उसको जैसे अच्छा लगे वैसे तुम सैंपल ले दो, वैसे तुम काम कर दो, उसको तुम सिरदर्दी मत दो। उसने जैसा बोला वैसा वैसा तुम सैंपल कलेक्ट करके ले आओ। अगर उसको लगे कि यार सारे ऑड नंबर वाले आ जाओ तो वो, सारे इवन नंबर वाले तो वो, लड़कियां आ जाओ तो वो, लड़के आ जाओ तो वो, उसको जैसा सही लगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। बट ऑब्वियसली इसमें बायस हो जाएगा, क्योंकि बंदा फिर वही करेगा जो उसको मन है जो उसका करने का। तो ये थोड़ा बायस्ड है। बट हाँ, इसमें ये है कि जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है उसकी कन्वीनियंस है, ये क्लास टीचर की कन्वीनियंस है, टीचर को जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करके सैंपल का हिस्सा बना दे, ठीक है। ये हो गए मेरे नॉन रैंडम सैंपलिंग के 6 मेथड। और उससे पहले सैंपलिंग मेथड, रैंडम सैंपलिंग का हमारा 1-2 मेथड, लॉटरी वाला और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे के सारे मेथड हो जाते हैं खत्म। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक बचे हैं, अब वो देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब एक टॉपिक मेरे पास आता है कि क्या हम सैंपलिंग डाटा के ऊपर रिलाय कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास सैंपल पड़ा है, क्या मैं उस पर ट्रस्ट करूं या नहीं ट्रस्ट करूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगी साइज ऑफ द सैंपल। मैं देखूंगी कि टोटल कितने लोग हैं यूनिवर्स में, टोटल कितनी पॉपुलेशन है और सैंपल में कितने लोग हैं। अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ लोग हैं, एडिक्वेट है साइज ऑफ सैंपल, तभी मैं उस पर ट्रस्ट करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अगला, मेथड कौन सा चूज करा था सैंपल बनाने के लिए, रैंडम था नॉन रैंडम था, नॉन रैंडम में भी कौन सा था, कहीं कोई बायस तो नहीं, कौन से मेथड से सैंपल चूज किया गया, देखो कोई बायस तो नहीं था, कोई बायस तो नहीं था सिलेक्ट करने वाले का, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, इन्यूमरेटर्स का, किसी का बायस तो नहीं था। ये सब अगर मुझे पता चल जाए, उस हिसाब से मैं सोचूंगी कि सैंपल कौन जो है वो सही है कि नहीं। ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर, जो बंदा इन्यूमरेटर था, जो सैंपल का आइटम सिलेक्ट कर रहा था, क्या वो ट्रेन्ड था? क्या उसको आता था सैंपल सिलेक्ट करना? क्या उसको आता था कि किस आइटम को सैंपल में डालना है, किसको नहीं डालना है? क्या वो पढ़ा लिखा था? क्या उसको पता था काम कैसे करना है? अगर मुझे इन सभी चीजों का आंसर मिल जाए और मैं उन आंसर से सेटिस्फाई हो जाऊं, तभी मैं सैंपलिंग डाटा पे रिलाई करूंगी, ट्रस्ट करूंगी, वरना मैं उस सैंपलिंग डाटा को गलत घोषित कर दूंगी, उसके बेसिस पे अपनी असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी, अपना काम नहीं करूंगी, ठीक है। अगर कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन में क्या है, कवरेज। जो सैंपल है उस पे तुम बहुत लार्ज डाटा को कवर कर सकते हो, छोटा सा सैंपल पूरे डाटा के बारे में बताएगा। लेकिन सेंसस मेथड तभी यूज होगा जब डाटा कम है, ठीक है। सूटेबल कौन सा है, मैंने बताया लार्ज केस में सैंपल, छोटे केस है तो आप सेंसस ले सकते, ठीक है। एक्यूरेट कौन सा, सेंसस मेथड। कॉस्ट किसकी ज्यादा, सेंसस मेथड की। टाइम किस में ज्यादा लगेगा, सेंसस मेथड में। नेचर ऑफ आइटम्स पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारी सारी आइटम सेम है तो सबसे क्यों पूछना है, सैंपल लो और बात खत्म करो, सैंपल लो और बात खत्म करो। अगर सारी आइटम्स हेट्रोजीनियस हैं, होमोजीनियस यानी कि सेम तो सैंपल, हेट्रोजीनियस मतलब अगर आइटम डिफरेंट हैं तो तुम्हें सेंसस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन, क्या तुम वेरीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तो तुम्हें पता चल जाए कि भैया सारी आइटम सिमिलर ही हैं, फिर सैंपल ले लो। अगर पता है कि नहीं, तुम सबको वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे हो, फिर एक एक आइटम को तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला लास्ट एक मेरे पास टॉपिक आता है एरर्स के बारे में, कि भैया हम एरर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हमारे सैंपल में भी एरर हो सकते हैं और सैंपल के बाहर भी एरर हो सकते हैं। सैंपल में तो वही है, तुमने एडिक्वेट नहीं लिया, ठीक है, ट्रेन नहीं था इन्यूमरेटर, उसका बायस था, ठीक है, तुम्हारी आइटम सारी अलग अलग थी, तुमने गलत आइटम्स ले ली, है ना, तो वो सभी सैंपल में तो एरर हो ही सकते हैं। एडिक्वेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, ऑल ऑफ दैट, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा। मेथड गलत चूज कर लिया, राइट। पर नॉन सैम्पलिंग एरर भी हो सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या आ गया, मेरा आ गया पहला एरर ऑफ मेजरमेंट। मैंने मेजर ही सही से नहीं करा था, मेरे पास कुछ आइटम्स थी मेजर करने वाली, मैंने उनको सही से मेजर ही नहीं करा, मैंने उनकी मेजरमेंट ही सही नहीं लगाई, किलोग्राम किलोमीटर वो सब सही नहीं लगाया। सामने वाले ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने तो आइटम को सैंपल में डाला, मैंने तो सैंपल लेने की कोशिश करी कि 100 बच्चों से पूछ लेती हूँ, या फिर मैंने सैंपल लेने की कोशिश करी, टोटल 100 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चों को सैंपल में डाला, वो 10 बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने मेरा काम ही नहीं करके दिया, मेरा फॉर्म ही नहीं भर के दिया, मेरा जवाब ही नहीं दिया।
एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, सामने वाले ने आपको मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसने आपके मैसेज को गलत पढ़ लिया, गलत जवाब दे दिया। एरर इन डाटा एक्विजिशन, आप जब डाटा उनसे कलेक्ट कर रहे थे, आपको डाटा सही से कलेक्ट ही नहीं करना है, आपने उनसे सही से बात नहीं करी, कॉल कट गई, फॉर्म गलत हो गया, कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करते वक्त दिक्कत आ गई। तो आपने सैंपल सही चूज किया था, पर उस सैंपल से डाटा सही कलेक्ट नहीं कर पाए आप। ठीक है। एरर ऑफ सैंपलिंग बायस, तो जिस बंदे ने सैंपल सिलेक्ट किया था उसका बायस था, वो चाहता था, क्लास टीचर चाहती थी कि सिर्फ टॉपर बच्चा ही सिलेक्ट हो, तो उसने सिर्फ टॉपर बच्चे को ही उठा के भेज दिया, बाकी उसे पूछा ही नहीं। तो वो बायस भी कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है। ये हमारे सारे हो गए एरर्स के बारे में। यहाँ पर मेरा पूरा टॉपिक खत्म होता है। क्या क्या किया, सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है। अब सेंसस तो यार सिंपल है कि सबसे ही डाटा कलेक्ट कर लो, है ना। पर सैंपल में क्या है कि तुम्हें कुछ लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। तो वो सैंपल कैसे बनाया जाए, हमने ये समझा अलग अलग मेथड्स के थ्रू। फिर उसमें कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं, हमने वो समझा। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये होता है पूरा खत्म, कलेक्शन ऑफ डेटा का। अगले वीडियो से हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करेंगे। ठीक है। पर उससे पहले अगर यहाँ तक सारा सुन लिया है तो डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दो, हाइप भी कर दो, कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी प्लेलिस्ट वगैरह या टेलीग्राम, हर चीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हर चीज को जाके सेव कर लो, फॉलो कर लो। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।